नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। ब्लड नया चैप्टर, लेक्चर नंबर 8 है विज्ञान का। यूपीपीआरटी, केवीएसपीआरटी, यूपीपीसीएस के लिए अत्यंत ही उपयोगी और परीक्षाओं में सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, हर बार निकल के आता है। ब्लड नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा। हमारे शरीर में दौड़ने वाला लाल रंग का वो फ्लूइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए है ना, जिसकी नीड बहुत है हमारे जीवन के लिए। ये एक अल्कलाइन फ्लूइड है ना, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, मतलब 7.4 के आसपास रहता है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक है। करीब 5 से 7 लीटर एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ये होता है, और रेड कलर की इसमें प्रेजेंस होती है ना, पिगमेंट होता है। अब इसके ऊपर देखते हैं, इसको सेग्रेगेट करके इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो जैसा बताया था, ये पहले ये कनेक्टिव टिश्यू है, एक ये संयोजी ऊतक है, ये एक ऊतक है बच्चा, है ना, कनेक्टिव टिश्यू है ये, और फ्लूइड है, तरल रूप में है। करीब 5 से 6 लीटर के आसपास वॉल्यूम होता है हमारी बॉडी में इसका, रक्त का, जिसका पीएच मैंने बताया कि 7.4 के आसपास होता है। तो ये क्या होता है, अल्कली इन नेचर होता है, अल्कलाइन, ठीक है, मतलब एसिडिक नहीं होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि जो वेन्स होती हैं, हमारी शिराएं होती हैं और जो हमारी धमनियाँ होती हैं, ठीक है, आर्टरीज में ये अल्कलाइन होता है, वेन्स में थोड़ा ज़्यादा अल्कलाइन होता है ये, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसका जो प्रमुख काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं इनफैक्ट, तो इसका एक प्रमुख काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहली बात, ये बनता कहाँ है, ये देखिए, जो ब्लड है ये इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स के आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे। हमें बेसिकली जो रक्त है वो हमारे अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ से चलते हैं, हमारे बोन मैरो में बनता है, और ये नष्ट एक प्रकार से होता है जाके लीवर और स्प्लीन में सिंथेसिस होता है, मतलब संश्लेषित होता है। कहाँ पे, लीवर और स्प्लीन, प्लीहा में। अब इसमें देखिए तो ब्लड को आप मुख्य रूप से, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ब्लड को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। प्लाज्मा, ये बेकार कलर है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, मतलब रक्त के कण, है ना। जो हमारा रक्त है उसका 55% हिस्सा प्लाज्मा, मतलब बिल्कुल तरल पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन, और 45% हिस्सा हमारे पार्टिकल्स हैं, मतलब कि कण है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड का एक कण अगर ले तो उसमें 55% करीब पानी है, प्लाज्मा है, लिक्विड पोर्शन है, क्या है, प्लाज्मा। अगर ये प्लाज्मा ना हो तो रक्त गीला या फ्लूइड की फॉर्म में, तरल अवस्था में नहीं रहेगा, तो ये प्लाज्मा होता है, ठीक है। और ये 55% हिस्सा है इसका। इस प्लाज्मा में 90% पानी है, 90 से 92% बच्चा पानी है, मतलब इस 55% का 90% लिक्विड है, 92% तक। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं, वो सारे मिलके प्लाज्मा बनते हैं। लिक्विडिटी यही बनाता है प्लाज्मा ही। 90% पानी है, बताया आपको। न्यूट्रिशन है इसमें खासतौर से अमीनो एसिड्स, है ना, इंपॉर्टेंट लिपिड्स, ये सारे न्यूट्रिशन है। कई सारे पोषक इसमें तत्व होते हैं। तो कई बार आपको याद रखना होगा कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, पानी के अलावा भी इसमें इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, इसमें होते हैं कई खूब सारे, और करीब 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है, 6 to 8% ऑलमोस्ट, मतलब पानी के बाद सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन ही होता है। और 3 प्रोटीन खासतौर से तो पेपर में क्वेश्चन आता है। पहला प्रोटीन है एल्बुमिन। अंडा देखा है ना, अंडे का जो ऊपर व्हाइट वाला पोर्शन होता है, बोलते प्रोटीन, वो कौन सा प्रोटीन, वो एल्बुमिन ही होता है। इसका क्या काम होता है प्लाज्मा में, ये बेसिकली ऑस्मोटिक चेंज लाता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करके ना फ्लश आउट करवाता है ये, ठीक है, बॉडी से। और जब एल्बुमिन कम होने लगता है तो पेट, शरीर में जो पानी है वो रुकने लगता है, जिससे शरीर में सूजन आती है। इसीलिए तो किडनी पेशेंट को एडमा होता है, और इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को एडमा बोला जाता है, ODEMA, है ना। इसके अंतर्गत अगर एल्बुमिन शरीर में, जो कि क्लासिकल सिम्टम है कि प्रोटीन अगर लीक हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो एल्बुमिन कम हो जाएगा, सिंपल है ना। एल्बुमिन कम होगा तो एडमा हो जाएगा, बिकॉज ऑस्मोटिक जो प्रक्रियाएं हैं वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना, जो पानी को फिल्टर आउट करने की। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ग्लोबुमिन है, दूसरा प्रोटीन इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्लोबुमिन, GLOBUMIN। ये क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी, हमको रोगों से लड़ने की ताकत देता है, इम्यूनिटी मैकेनिज्म डेवलप करता है हमारे शरीर में, प्रोटीन है। तीसरा है फिब्रोजन। तीसरा क्या है, फिब्रोजन। ये बेसिकली हमारे बॉडी में एक थ्रोम्बिन इफेक्ट को डेवलप करता है। हाँ, मेरे ख्याल थ्रोम्बिन इफेक्ट ही है जी, बिल्कुल।
इसमें हाँ ठीक है, बिल्कुल थ्रोम्बिन इफेक्ट ही है। इनफैक्ट उन्होंने ब्लड क्लॉटिंग दिया था तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन और थी। 3 इंपॉर्टेंट चीज़, तो प्लाज्मा में 3 इंपॉर्टेंट आपके प्रोटीन होते हैं। एक आपका हो गया एल्बुमिन, जो कि पानी की कंटेंट को रोकता है, मतलब कि एब्जॉर्ब फिल्टर आउट करता है ना। अगर एल्बुमिन कम हो जाएगा तो शरीर में पानी रुकने लग जाएगा, ठीक है। ग्लोबुमिन इम्यूनिटी के लिए, और फिब्रोजिन क्लॉटिंग के लिए, ब्लड में जो क्लॉटिंग हो जाती है कटने के बाद, जो अपने आप है ना बंद जाए, मतलब क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग करता है, खून की क्लॉटिंग करता है, सिंपल। ये 3 प्रोटीन हो गए, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है, कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, इस प्रकार के मिनरल्स भी होते हैं प्लाज्मा में। इसके बाद कुछ गैसेस भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तो ऑफ कोर्स होंगी है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये तो होती है, नाइट्रोजन भी होती है, बिकॉज हम इनहेल करते हैं एयर से। तो इसके बाद इसमें एंटीकोगुलेंट भी होता है। इसमें एक एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, जो कि खून का थक्का बनने से रोकते हुए। सोचो क्या शानदार चीज़ है, इधर खून का थक्का जमाने वाला भी पदार्थ है और इधर एंटीकोगुलेंट, मतलब खून का थक्का नहीं बने वो भी पदार्थ है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन। हेपेरिन, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की नसों में जगह जगह खून जमता नहीं है। अगर हेपेरिन ना हो तो जगह जगह खून जम जाएगा, काम खत्म, पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो जाएगा। ये कोविड में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हेपेरिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं अगर क्लॉटिंग होने लगती है तो, ठीक। तो एंटीकोगुलेंट भी है इसमें प्लाज्मा में, ठीक है जी। कोगुलेंट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, जमना। फिर इसमें कुछ हार्मोन्स भी हैं प्लाज्मा में, ठीक है। इसके बाद जो ब्लड क्लॉटिंग करने के इसमें कुछ पदार्थ होते हैं जिसे हम सीरम बोलते हैं, वो भी इसमें पाया जाता है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, सीरम, हेपेरिन, फिब्रोजिन, ग्लोबुमिन, एल्बुमिन, इन सब के फंक्शन आपको आने चाहिए। फिर वाटर कंटेंट। तो ये तो हो गया 55% ब्लड का हिस्सा है उसकी कहानी। अब आता है मेन 45% हिस्सा, इसमें पार्टिकल्स है, इसमें पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 45% में 3 बड़ी रामायण है। 3 बड़े प्रकार के कण होते हैं, होता है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसूल्स, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट हिंदी में भी प्लेटलेट। अब देखिए हम अब चलते हैं आरबीसी की ओर। आरबीसी को हम लोग लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं, ठीक है। ये लाल और इसी की वजह से जो हमारा कलर होता है वो आपको रेड दिखता है ब्लड का। अब ये क्या होता है, ये सब हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने बड़ी, सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे आसानी से मिलने वाली ये कोशिका है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका यही है, आरबीसी ही है। इसको अर्थ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं, अर्थ्रोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए आदर्श रूप से आरबीसी के जो काउंट हैं, है ना, आरबीसी के जो काउंट हैं वो कितने होने चाहिए, 4.5 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में 4.5 से 5 मिलियन, मतलब 50 लाख कण होते हैं प्रति क्यूबिक मीटर में, ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर में, CCMM या इसको mm3, ठीक है। इस तरह से ये इसकी रेंज है, ठीक। अगर आप इसको सिंगल तरीके से, अगर आप किसी एक कण को देखें आरबीसी के तो आपको पीला दिखेगा, लेकिन जब इसको इकट्ठे देखेंगे तो आपको लाल दिखेगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसको एक कण अगर आप देखें येलो कलर का है आरबीसी का, लेकिन एज ए होल आपको बल्क में आपको रेड कलर का दिखाई देता है। दूसरी बात, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को 2 भागों में बांटो, हीमो प्लस ग्लोबिन। तो हीमो बेसिकली वो प्रोटीन है, और यही प्रोटीन जो है हमारे रक्त में ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, ठीक है। रक्त की स्टडी को, रक्त के जो अध्ययन है उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। इसी से हेमेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन का क्या सिस्टम है, 280 मिलियन पार्टिकल्स होते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन के। आदर्श रूप से मतलब स्वस्थ व्यक्ति में, मेल में 15 से 18 प्रति mm पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो इसकी रेंज होती है। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है ये, ठीक है। अगर इससे कम आपके हीमोग्लोबिन होगा तो व्यक्ति को अनीमिक बोला जाता है, मतलब उसे खून की, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस कंडीशन को अनीमिया बोला जाता है या अतिरक्तता बोला जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें असली कहानी देख लो, जो इसका ये कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा बनता है जी, आरबीसी अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, ठीक है। 120 दिन का इसका स्पैन होता है। 101 आरबीसी का जो कण बन गया वो 120 दिन तक रहता है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है,
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना पूरे शरीर में। ऐसे हाथ को दबा लो, कुछ देर में हाथ पीला पड़ जाएगा, सुन्न हो जाएगा। देखो जाओ, आपको हाथ आपके लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, हलचल ही नहीं हो रही है, बिकॉज आपने इसका खून रोक लिया। खून रोक लिया तो ऑक्सीजन रोक लिया। छोड़ोगे अचानक हाथ लाल हो जाएगा, आपको फील आएगा कि हाँ कुछ आ गया है, ऑक्सीजन। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड ला के फेफड़ों तक छोड़ता है खून, और फेफड़ों से फिर बाहर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तीसरा, इसकी जो ये पीएच हमारे ब्लड के, हमारे रक्त के पीएच को मेंटेन करता है, पीएच वैल्यू को। कौन? आरबीसी। हमारे शरीर में जो पीएच वैल्यू फिक्स है ना इसकी खून की 7.4, वो कौन मेंटेन करता है? आरबीसी मेंटेन करता है। लाल रक्त कणिकाएं ही इसको मेंटेन करती हैं, ठीक है। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारा आरबीसी के जो कण है वो बढ़ते हैं, जिस वजह से हम थोड़ी बीमार भी हो जाते हैं, है ना। हायर एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई के स्थानों पे आरबीसी के कण बढ़ जाते हैं। स्प्लीन या प्लीहा को इसकी कब्रगाह बोला जाता है। जालिम क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लगे मन करे कि हाँ चैनल काम का है तो 3 एग्जाम के लिए ठोक दीजिए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम इसके बहुत ही दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, है ना। वो है श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। हमारे शरीर का पहरेदार, कलरलेस होता है, है ना। इसका कोई कलर नहीं है इसमें, पिगमेंट में, ठीक है जी। ये भी बोन मैरो में बनते हैं, और इसमें ये बेसिकली हमारे लड़ाके हैं, हमारे सैनिक हैं जो हमको विदेशी इन्फेक्शन से बचाते हैं। इनका प्रमुख काम होता है हमारे शरीर को रोगों से बचाना। ये हमारी इम्यूनिटी के रूप में काम करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता के रूप में काम करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर पे बाहरी आक्रमण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, किसी परजीवी का, किसी बाहरी ऑर्गेनिज्म का, जो कि हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश करता है, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और ये युद्ध करते हैं जाके। और वो युद्ध चलता है तब आपको बुखार आता है ना। तो आपको फीवर क्यों आता है? बिकॉज आपके सैनिक उस दुश्मन से लड़ रहे हैं। मतलब वो जो वायरस, बैक्टीरिया, जो बाहरी इन्फेक्शन आया है, उससे आपके ये न्यूट्रोफाइल्स, ये लिम्फोसाइट्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स आपके लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में जब अपने आप ठीक हो जाते हो तो ये योद्धा जीत जाते हैं। लेकिन जब कभी कभी योद्धा कमज़ोर पड़ते हैं तो आप दवाई खाते हो, एंटीबायोटिक, मजबूत हो गए, है ना। ये वो खेल है। तो देखिए, WBC के अंदर 3-4 अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल। WBC के अंदर, WBC के जो कण होते हैं उसे ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है बच्चे, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। अगर ये कण हमारे शरीर में ज़्यादा हों तो सिचुएशन क्या बोलता है, क्या बोलेगा? ल्यूकोसिटोसिस, मतलब ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर ये कम हों तो ल्यूकोसाइटोपिनिया बोला जाएगा। और ये खतरनाक होता है जब हमारे ये देखिए, हमारा शरीर बहुत ऑटोमेटिक है। ये कब बढ़ते हैं हमारे शरीर में? पहले मैं इनकी आदर्श कंडीशन बता दूं। 65% के आसपास न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे शरीर में WBC के। जितना WBC है उसमें 65% न्यूट्रोफिल होगा। 26% के आसपास लिम्फोसाइट्स होते हैं। 2.5% के आसपास इस्नोफिल होता है। 5.5% के आसपास बेसोफिल्स होता है। और मोनोसाइट्स होता है 6% के आसपास। अब देखिए, जैसे हम पे अटैक होता है ना तो इनकी संख्या बढ़ने लगती है। जितनी ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ेगी, समझ लो इन्फेक्शन उतना खतरनाक है। इसीलिए कैंसर के केस में WBC की मात्रा कई बार 5-10 गुना बढ़ जाती है। तो जब रिपोर्ट में अगर कई बार ये बहुत बढ़ जाए WBC, तो समझ लो ल्यूकेमिया जैसी खतरनाक डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, जब आप लोगों को कुछ खांसी जुकाम हो जाता है तो बलगम हरा हरा आता है। वो एक्चुअली वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो युद्ध में मारे गए हैं। हमारी बॉडी में कुछ भी खराब या मरी हुई चीज़ को अपने शरीर में रखते फेंकती है। हमें खांसी क्यों आती है? हमारे शरीर में कुछ आता है, जो भी बाहरी पार्टिकल या जो भी अनवांटेड पार्टिकल हमारे शरीर में होगा, उसे जो हमारी बॉडी है तुरंत थ्रो आउट करती है। वॉमिट, नहीं पच रहा, वॉमिट करो। ये कुछ अंदर गया, नहीं जम रहा है, बाहर भगाओ इसको। न्यूट्रोफिल्स मर चुके हैं, बाहर फेंको इसको। हरा हरा बलगम आया, डॉक्टर पूछता है बलगम किस कलर का आ रहा है? वो न्यूट्रोफाइल्स था, शहीद हो गया, ठीक। लिम्फोसाइट्स, ये सबसे ज़्यादा ये एक्टिवेट होता है इम्यूनिटी में, जब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अगर होती है तो। फिर इस्नोफिलिया, खांसी जुकाम आपको होता है, इस्नोफिलिया हो गया, गांव में पूछो, इस्नोफिलिया औरतों को हो जाता है। अब इसमें जो साइट के हिसाब से सबसे बड़ा कण होता है मोनोसाइट्स का। क्या होता है? मोनोसाइट्स, बेसोफिल। आप लोगों की बॉडी में एक टेस्ट होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सारी डिटेल आती है ना। अगर इसको एज ए होल इन सब में ना छोड़ के अगर हम बोलेंगे टोटल TLC बोलते हैं, टोटल लिक्विसाइट काउंट, ये तो इन सबको लिक्विसाइट ही बोलते हैं। और टोटल लिक्विसाइट काउंट कितना होता है? 4000 से लेके 10,000 मिली क्यूबिक मीटर, ये रेंज होती है। अगर इससे ऊपर है आपका WBC तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रखा है। बोलते TLC बढ़ा हुआ है आपका।
TLC 10,000 से ऊपर ही 14,000 है, इन्फेक्शन है आपको, TLC आपका कम हो रहा है, दिक्कत है, WBC रिड्यूस हो रहा है। फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, एड्स में WBC नीचे गिर जाता है, कैंसर में, कई कैंसर में WBC बहुत 10 गुना हो जाएगा। ये सब सिस्टम्स है ना, सिस्टम है। तो जब बॉडी में इन्फेक्शन है कोई कि नहीं, ये TLC से पता कब जाता है हमको, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका काम है, ये हमारा श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। इसमें देखो कुछ और छूट तो नहीं रहा है जो मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दूसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। हाँ, अब आता है प्लेटलेट्स। हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा को बनाए रखते हैं और इसकी आदर्श रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख जो कण है, ठीक, 1,50,000 है ना, ये इतने होने चाहिए। अगर कई बार जब उनको नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स तेज़ी से रिड्यूस होती हैं, है ना। और अमूमन जब हम हेल्दी रहते हैं तो इसी रेंज के आसपास रहते हैं। कई बीमारियों में डिक्रीज़ हो जाती है, कैंसरस डिजीज़ में डिक्रीज़ हो जाती है, इसके साथ साथ डेंगू जैसे डिजीज़ में ये हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट काउंट लगातार अगर कम हो जाए तो हम बिल्कुल अचेत होने लग जाएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा होने लगता है। ये प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बिन इफेक्ट होता है, ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो मोटी मोटा मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा बताने की इसमें नीड नहीं है। इसमें भी सिचुएशन है जब ना आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वही हाइपर सिटोसिस हो जाता है। और जब प्लेटलेट रिड्यूस होती है तो साइटोपिनिया, सिंपल साइटोपिनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन खैर कभी देखे नहीं गए, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ब्लड में पूछा गया है WBC से और RBC से। यहाँ तो प्लेटलेट सिर्फ यही पूछा गया डेंगू से रिलेटेड होके ही। नेक्स्ट वीडियो में करीब 50 के आसपास क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें बच्चे कुछ और जो सिस्टम है वो भी क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि लिम्फोसाइट्स में कौन से सेल्स होते हैं जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।